बेटा आज आपको मैं आपकी किताब अंतराल से अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में इसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है प्रभाष जोशी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रभाष जोशी का अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता 1 अक्टूबर 2006 के कागज कार्य स्तंभ से लिया गया है। ये आपकी किताब के अंदर भी, आपके पास किताब होगी उसके अंदर ये सब है, तो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इसमें कि इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश के मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम एवं विस्तार तथा वहां के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया है। पहले के मालवा मालव धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी, पग पग नीर की। अब के मालवा नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया से तुलना की है। जो मालवा अपनी सुख समृद्धि एवं संपन्नता के लिए विख्यात था, विख्यात माने प्रसिद्ध था, वही अब खाऊ उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ कर रह गया है। यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बन गई है। अपसभ्यता का अर्थ होता है बेटा बुरी सभ्यता। असभ्यता का अर्थ होता है कि सभ्यता ना होना। यहाँ पर लेखक ने अपसभ्यता का प्रयोग किया है। अपसभ्यता अर्थात बुरी सभ्यता। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, पर्यावरण बिगड़ा है। पर्यावरण आप जानते हैं, जो आपका आसपास का जितना भी वातावरण है उसको हम पर्यावरण कहकर बोलते हैं। लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर सार्वभौमिक हो गई है। सार्वभौमिक अर्थात सब जगह, एक ही जगह नहीं, मालवा तक ही नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष के प्रति उनकी ये चिंता बढ़ गई है। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। इस बहाने लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। सही मायनों में हम उजड़ रहे हैं। हम ये सोचते हैं ना कि हम विकास कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। विकास हो रहा है, लेकिन ऐसा विकास हो रहा है जिसमें हम लोग उजड़ भी रहे हैं। आप देखते होंगे अपने आसपास जितने भी मजदूर हैं, जितने आपके घरों में काम करने वाले लोग हैं, वो सब अपने घरों को छोड़कर आए हैं यहाँ पर, तो वो अपनी जगह से तो उजड़ गए हैं ना विकास के नाम पर, क्योंकि विकास उन तक नहीं पहुंचा है। तो बड़े शहरों, महानगरों में ही विकास है, और फैक्ट्रियां, काम धंधे सब यहीं पर हैं, दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे में। तो इसलिए वो लोग अपने छोटे गांव जो हैं उनको छोड़कर खाने कमाने के लिए यहाँ पर उनको आना पड़ा है, मजबूरी में आना पड़ा। वो बहुत खुशी से नहीं आए हैं यहाँ पर, तो वो उजड़ के तो आए हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सलाहकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है, जागरूक किया है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो बहुत आगे चलकर बहुत परेशानी हो जाएगी। अब इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसमें अपने शब्द अर्थ देख लेते हैं। शब्द अर्थ भी बेटे आपकी किताब में ही दिए हुए हैं, आप सबके पास किताब होगी, उसमें आप देखना पाठ के अंत में दे रखे हैं प्रश्न उत्तर हैं, फिर उसके बाद यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं। ये देखिए स्क्रीन पर। निथरी, सबसे पहला जो शब्द है आपके पास निथरी। निथरी माने निथर जाना। आपने देखा होगा कि पानी जब हम पहले उबालते थे, या फिर उससे पहले आपने विज्ञान में छोटी क्लासेस में भी आपने कुछ प्रयोग किए होंगे ह्यूमस वाले, तो उसमें आप पानी को रख देते थे तो उसमें पानी निथरता था, है ना। तो जो साफ पानी था वो ऊपर आ जाता था, और जो जितनी भी पानी के अंदर गंदगी थी वो सारी उसके नीचे बैठ जाती थी, तो उसको बोलते थे कि निथरना, साफ होना। और यहाँ पर जो हमारे पास जो है क्या आ रहा है इसका अर्थ, फैली और चमकीली, है ना। निथरी, निथरी यहाँ पर जो है इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है लेखक ने, देशज शब्द है निथरी, तो ये इन्होंने फैली और चमकीली के अर्थ में लिया है। और चौमासा, चौमासा यानी कि 4 मास से बना है चौमासा, और बारिश के 4 महीने। आपने अपनी दादी नानी को या माँ को कहते हुए सुना होगा कि चौमासा शुरू हो गया है, अर्थात जो 4 महीने हैं वो बारिश के महीने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो बड़े बूढ़े हैं
वो अपने हिसाब से मासों के नाम रख देते हैं। तो चौमासा का अर्थ ही है कि बारिश के महीने शुरू होना। ओटले का अर्थ है मुख्य द्वार। घऊ घऊ बादलों के गरजने की आवाज। पानी बहुत गिरा, बरसात बहुत हुई। फसल तो गली गई। अच्छा, ये मालवा की भाषा है। थोड़े से देशज शब्द लेखक ने प्रयोग में लिए हैं। तो फसल पानी में डूब गई और सड़ गल गई। पण माने परंतु, उन्होंने। अति माने बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति में। मालव धरती गहन गंभीर, डग रोटी, पग पग नीर। मालवा की जो धरती है वो गहन गंभीर है, जहां डगर डगर पर रोटी और पग पग पर पानी मिलता है। यानी मालवा की धरती बहुत समृद्ध है, खूब समृद्ध है। पश्चिम के रिनेसा, पश्चिम का पुनर्जागरण काल, उसका नाम है रेनेसा बोलते हैं। विपुलता की आश्वस्ति, संपन्नता, समृद्धि का आश्वासन। अब की मालवो खूब पाक्यो है, अब की मालवा खूब समृद्ध है, यानी इतनी बरसात हुई है कि फसलें हरी भरी हो गई हैं। पेले माता बिठाएंगा, ये वहां की भाषा है बेटा। ये हिंदी भाषा में कुछ शब्द जो है उन्होंने देशज भाषा के लिए, जैसे मैंने पहले बताया आपको, पहले माता की मूर्ति स्थापित करूंगा। रड़का माने लुढ़का, मंदे उजाले से गमक रही थी, हल्के प्रकाश में सुगंधित हो रही थी। यहाँ गमकना का अर्थ होता है सुगंधित होना। चवथ का चांद यानी कि चतुर्थी का चांद, चौथ का चांद। 56 का काल, 1899 का भीषण अकाल। उस समय भी कहते कि मालवा में खाने और पीने की कोई कमी नहीं आई थी, जबकि वो अकाल का साल था। दुष्काल का साल, बुरा समय, अकाल। पूर माने बाढ़ आना, गाद माने झाग, कूड़ा कचरा। कलमल करना, संकरे रास्ते से पानी बहने की आवाज। सदा नीरा, हर वक्त बहने वाली नदियां। तो ये थे आपके शब्दार्थ। और अब हम पाठ को शुरू करते हैं, साथ साथ समझते जाएंगे। शब्दार्थों का जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, तभी हम अपने पाठ को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब जो लेखक है वो क्या कह रहा है, आप इसको संस्मरण भी कह सकते हैं। ये लेखक का संस्मरण है, क्योंकि वो अपने जीवन में बीती हुई बात के बारे में बता रहे। प्रभाष जोशी जी ने ये पाठ लिखा है, मैं फिर आपको याद दिला दूं। और पाठ का नाम है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। उगते सूरज की निथरी कोमल धूप राजस्थान में रह गई। यानी कि लेखक कहाँ से आया है, राजस्थान से आया है। मालवा लगा तो आसमान बादलों से छाया हुआ था, काले भूरे बादल। थोड़ी देर में लगने लगा कि चौमासा अभी गया नहीं है। जहां जहां भी पानी भरा हुआ रह सकता था, लबालब भरा हुआ था मटमैला बरसाती पानी। जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे सब बह रहे थे। इससे ज्यादा पानी अब यह धरती सोख के रख नहीं सकती थी। ऊपर से बादल की कभी भी बरस सकते थे। तो वहां मालवा में कभी भी बारिश हो जाती थी, वहां बहुत ज्यादा बारिश होती थी। इंदौर का इलाका और ये मालवा का इलाका, तो यहाँ पर बारिश बहुत अधिक मात्रा में होती है। अब आगे चलते हैं। नवरात्रि की पहली सुबह थी। मालवा में घट स्थापना की तैयारी थी। गोबर से घर आंगन लीपने और माना जी के ओटले को, ओटला यानी कि पहले भी बताया था मुख्य द्वार को, रंगोली से सजाने की सुबह थी। बहू बेटियों के नहाने धोने और सजकर त्योहार मनाने में लगने की घड़ी थी। लेकिन आसमान तो घों घों कर रहा था, अर्थात बारिश होने का इशारा कर रहा था। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की ही भीड़ थी। मैं उजली चटक धूप, लहलहाती ज्वार बाजरे और सोयाबीन की फसलें, पीले फूलों वाली फैलती बेलें और दमकते घर आंगन देखने आया था। लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिर के रहेगा। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में पानी गिरते ना देखा हो। क्वार मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है, कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है। इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने की धौंस दे रहा। धौंस देना मतलब धमकी दे रहा। तो यहाँ देखिए गद्य में भी मानवीकरण अलंकार आया है कि जो चौमासे का जो महीना है, बारिश का जो महीना है, वो जाने से पहले बरसने की धमकी दे रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कविता में ही हम मानवीकरण अलंकार देखते हैं या और अलंकार देखते हैं। आप गद्य में भी अलंकारों का समावेश देख सकते हो, किस तरह से किसी भी वस्तु का, किसी भी महीने का जो है मानवीकरण किया जा सकता है। नागदा स्टेशन पर
मीणा जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं, सारे जरूरी समाचार भी देते हैं। गई रात क्वालालंपुर में भारत के हारने से दुखी थे, पूछने पर ही मौसम और खेती पर आए। हाँ, अब की पानी बहुत गिरियो मतलब बहुत ज्यादा पानी गिरा है, यानी कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है। किसान के कि हमारी सोयाबीन की फसल तो गली गई। यानी किसान क्या है, मतलब किसान कह रहे हैं कि हमारी सोयाबीन की फसल गल रही है। पण अब गेहूं चना अच्छा होएगा। पण माने परंतु गेहूं चना अच्छा होएगा। सार में उनने कहा और दुकान में लग गए, यानी अपनी दुकान के काम में लग गए। चाय और भजिया उनने अच्छा बनवा के दिया था। उनने मतलब उन्होंने या उसने। हम मियाँ बीवी मजे में खाते पीते उज्जैन पहुंच गए। रास्ते में शिप्रा मिली। शिप्रा नदी का नाम है बेटा। तो मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिखी थी, यानी कि बहुत सालों से वो इतनी ज्यादा भरी हुई और बहती हुई नहीं दिखी थी। शिप्रा नदी में भी पानी कम हो गया था, परंतु अब बहुत अच्छा पानी था। गए महीने टीवी पर लाइन पड़ी थी कि उज्जैन में शिप्रा का पानी घरों में घुस गया। भोपाल, इंदौर, धार, देवास सब में झड़ी लगी थी। झड़ी लगना मतलब बारिश लगातार होना। सब जगह फोन लगा के पूछा था, खतरा कहीं न था, लेकिन सबको पुराने दिन याद आ गए थे। पुराने दिन याद आना मतलब कि वहां पर पहले इस तरह की ही बारिश हुआ करती थी और लोगों को इस तरह की बारिश की आदत थी, परंतु अब बारिश इतनी नहीं होती है, या होती भी है तो इस तरह से घरों में नहीं घुसता होगा। कुछ परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन क्यों आया है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसलिए पहले का औसत पानी भी गिरे तो लोगों को लगता है कि ज्यादा गिर गया। इस बार भी बरसात वही 40 इंच गिरी है, कहीं ज्यादा है कहीं थोड़ी कम, लेकिन लोग टीवी की समझ में अति की बोलने लगे हैं। अति की मत बोलने लगे हैं मतलब बहुत ज्यादा बोलने लगे कि बहुत ज्यादा अति हो गई है ना। तो उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना, मालवा के आंगन में से निकलना है। मालवा के आंगन में से निकलना है, इसका क्या अर्थ है बेटा कि उज्जैन से इंदौर जब जाते हैं तो मालवा बीच में पड़ता है। कुआर की धूप होती तो भरी पूरी गदराई हरियाली से तबीयत झक हो जाती। तबीयत झक हो जाना मतलब तबीयत खुश हो जाना, तबीयत बहुत मतलब अंदर से प्रसन्नता हो आना। तो क्वार ये भी बेटा देसी जो महीनों के नाम है क्वार। तो क्वार में धूप होती है तो उस वक्त जो है बहुत ज्यादा हरियाली होती है और जो लेखक जो है खुश हो जाता। लेकिन कुएं बावड़ी और तालाब तलैया के लबालब भरे नदी नालों को बहते और फसलों को लहराते देखो तो क्या गजब की विपुलता की आश्वस्ति मिलती है। विपुलता मतलब कि जब पानी है कुएं बावड़ी में और तालाब में भी पानी है तो इसका मतलब कि खेती अच्छी होगी और फसल भी हमने लहराती हुई देखी है, तो इसका मतलब विपुलता संपन्नता जरूर होगी। गजब की विपुलता, गजब की बहुत अच्छी जो है फसल होने के कारण वहां के लोग विपुल होंगे मतलब संपन्न होंगे। और आश्वस्ति मिलती है मतलब कि उन्हें क्या कहना चाहिए इसको कि गजब की विपुलता की आश्वस्ति मिलती है मतलब मन को तसल्ली मिलती है। ठीक है। खूब मनाओ दशहरा दिवाली, अब की मालवो खूब पाक्यो है मतलब दशहरा दिवाली खूब अच्छे से मनेगी और मालवा में खूब अच्छी फसल हो रही है क्योंकि बारिश अच्छी हुई है। इंदौर उतरते ही गाड़ी में सामान रखते दव्वा को कहा कि अपने को सब नदियां, सारे तालाब, सारे ताल तलैया और जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं से नी यार, पहले माता बिठाएगा, यानी कि माता की मूर्ति की स्थापना करेंगे। माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई। ताऊ जी 1 बजने वाला है। बाद में पाया कि उम्र भी अब 70 की हो जाएगी, यानी लेखक की कितनी उम्र है, 70 के करीब है। पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे, नदी नाले पार नहीं होंगे, सूखती सुनहरी घास बुलाएगी लेकिन उस पर लेट कर रड़का नहीं जा सकेगा। नहीं जा सकेगा मतलब लुढ़का नहीं जा सकेगा। किशोर हो सकते हो, शरीर फिर जैसा फुर्तीला, लचीला और गर्वीला नहीं हो सकता। उम्र जो ले गई उसे ले जाने दो, उसका जो है रखे, अपना जो है उसे जिए। इस त्रासदायी प्रतीति के बावजूद 2 जगहों से नर्मदा देखी। त्रासदायी प्रतीति मतलब कम बारिश होने के बावजूद, और जो जैसा उन्होंने मालवा पहले देखा था वैसा नहीं मिल रहा है उन्हें इस बार जो है मालवा
फिर भी जो है नर्मदा उन्होंने 2 जगहों से देखी। कहाँ से? ओंकारेश्वर में उस पार से। सामने सीमेंट कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध उस पर बनाया जा रहा है। एक बांध उसके पर बड़ा सा बांध बनाया जा रहा है। शायद इसीलिए वह चिढ़ती और तिन तिन फिन फिन करती बह रही थी। तो लेखक को ऐसा लगा कि इसी वजह से नदी जो है चिड़ी हुई थी। मटमैली, कहीं छीछली, अपने तल के पत्थर दिखाती, कहीं गहरी अथाह वे बड़ी बड़ी नावें वहां नहीं थी। शायद पूर में बहने से बचाकर कहीं रख दी गई थी। पूर यानी कि बाढ़, यानी बाढ़ में बहने से बचाने के लिए उन्हें अलग रख दिया गया था। किनारों पर टूटे पत्थर उनको पड़े हुए मिले। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम वह नहीं लग रहा था। निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनें और गुर्राते ट्रक थे। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि वहां पर इतनी चहल पहल उन्होंने नहीं देखी, और जिस तरह से वो मालवा को पहले देखते आ रहे थे वैसा उन्हें मालवा नहीं दिख रहा था। अब विकास के नाम पर बड़ी बड़ी मशीनें और ट्रक आ गए थे। और वहीं थोड़ी दूर कुआर की चिलचिलाती धूप मिली, लेकिन नर्मदा के बार बार पूर आने के निशान चारों तरफ थे। अर्थात नर्मदा नदी पर अभी भी बाढ़ आती है और उसके निशान उन्हें चारों तरफ मिले। बावजूद इतने बांधों के नर्मदा में अब भी खूब पानी और गति है। नेमावर के पास बजवाड़ा में नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजाले से गमक रही थी। चौथ का चांद उस पर लटका हुआ था। चौथ का चांद उस पर लटका हुआ था। उस पर तो नहीं लटका होगा ना, उसका प्रतिबिंब जो है नदी में दिख रहा होगा, उसकी परछाई नदी में दिख रही होगी। मिट्टी की ऊंची कगार पर, ऊंची कगार मतलब ऊंची मेड़ पर, पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। बहन जी मतलब बहन जी ने जैसे उसे सहलाते हुए कहा, थक गई है, देखना अब रात को बहेगी। तो वो नदी को भी अपनी माँ के समान मानते थे, इसीलिए वो उससे बात करते थे एक मानव की तरह। रात भर हम उसके किनारे ही सोए। सवेरे उठकर फिर जैसे उसके नमन में उसके किनारे बैठे। अब वह शांत बह रही थी। अपने घाट नीचे नर्मदा किनारे के लोग, बहन जी गंगा किनारे की। हम नदी को नदी नहीं माँ मानते हैं। नर्मदा मैया है, उससे हम बने हैं। उसके किनारे बैठना, माँ की गोद में डूबना है। अर्थात कि उसी के कारण वो जीवित है। आप सब जानते हो कि नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो अगर नदियां नहीं होती तो सभ्यता का विकास भी नहीं होता। तो नदियों से ही हम लोगों का आज तक अस्तित्व बचा हुआ है। ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े। एक तरफ सिमरोल का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़। दोनों में सागौन के जंगल, पत्ते खाखरे होते हुए फिर भी फुनगियों पर फूल के झल्ले। सिमरोल के बीच से चौरल खूब बहती हुई मिली। बिजवाड़ में हर नाला बह रहा था, हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी था। सारे नदी नाले ऐसे ही कलमल करते जीवित हो उठते थे। पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं। पहाड़ों के सीने में स्रोत का होना यानी कि पहाड़ों से झरने निकलते हैं, इसीलिए कहा गया है। सब बहे तो नीचे की काली मिट्टी खूब उमग कर फल फूल और अन्न देती है, मतलब अच्छी फसल होती है। नेमावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर है, जहां से शिप्रा निकलती है। कालिदास की शिप्रा क्यों कहा है यहाँ पर लेखक ने? क्योंकि कालिदास जी ने शिप्रा का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे तो पवित्र हो गई। चंबल विंध्य के जानापाव पर्वत से निकली और निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में मिली। चंबल को हमने घाटा बिलोद में देखा। काफी पानी था, खूब बह रही थी। उसमें नहाते लड़कों को गर्व था कि यहाँ छोटी दिखती हो तो क्या, हमारी चंबल से गंगा ही बस बड़ी है। आगे बहुत बड़ा बांध है, खूब पानी है। इस बार गांधी सागर के सब फाटक खोलने पड़े। इतना पानी भरा, गंभीर इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हालोद के आगे यशवंत सागर को इस बार फिर उसने इतना भर दिया कि 2500 साइफन चलाने पड़े। 67 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ। पार्वती और काली सिंध ने फिर रास्ता रोका। ये भी बेटा नदियों के नाम है, पार्वती और काली सिंध। 2 दिन उनके पुल पर से पानी बहता रहा। इस बार मालवा के पठार की
सब नदियों में पूर आई यानी कि बाढ़ आई। उसके पास से बहने वाली नर्मदा में भी खूब पानी आया। बरसों बाद हजारों साल की कहावत सच्ची हुई, मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाले इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए। खूब पानी, खूब बहाव और खूब कृपा। नदी का सदा नीरा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। नदी का सदा नीरा रहना यानी कि उसमें हमेशा पानी रहना। नीर माने पानी। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं, और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रेनेसा के बाद ही आया ना। मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रेनेसा के बहुत पहले हो गए। वे और मालवा के सब राजा जानते थे कि इस पठार पर पानी को रोक के रखना होगा। सबने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई, ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रख सकें। हमारे आज के नियोजकों और इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर जाने दिया और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया, यानी कि जमीन का जो पानी था, जो बहुत अंदर था, वहां तक से भी निकाल लिया। अब यहाँ इन्होंने, लेखक ने एक व्यंग किया है कि हमारे जो आजकल के जो इंजीनियर उन्होंने कहाँ से ज्ञान लिया है? पश्चिम से ज्ञान लिया है। तो पश्चिम के रेनेसा यानी कि वहाँ जो क्रांति थी, वहाँ से जो है उन्होंने ज्ञान लिया, और कहते हैं कि हमारे लोगों को तो कोई भी ज्ञान नहीं था। जबकि हमारे मालवा में विक्रमादित्य जी और भोज और मुंज, इन सब ने ये सब पहले से ही जानते थे, और इन्होंने पठार पर पानी को रोक के रखने के लिए बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई थी, तालाब बनवाए थे, ताकि बरसात का पानी उनमें रहे और धरती के गर्भ में पानी हमेशा रह सके। लेकिन जो आजकल के जो नियोजक है और इंजीनियर है, उन्होंने तालाबों की कोई परवाह नहीं की और उनको गाद यानी कि गंदगी से भर जाने दिया, और पानी अंदर से, जमीन के अंदर से बहुत नीचे तक से भी उन्होंने निकाल लिया। नदी नाले सारे सूख गए। पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया। लेकिन इस बार बिलावली भर गया है, यानी कि बारिश अच्छी होने के कारण बिलावली भर गया है, पिपलिया पाला भर गया है। ये जगहों के नाम है मालवा में। सिरपुर में लबालब पानी है, और यशवंत सागर के सभी साइफन तो चले ही थे। फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है जितने में कभी मैं नहाया हूँ और नाव पर सैर की है, ये लेखक का कहना है। हाथीपाला का नाम इसलिए है कि कभी वहां की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। देखो बेटा, जगहों के नाम भी बड़े सोच समझ कर रखे जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो हाथीपाला का नाम किस लिए रखा गया था, ये लेखक ने बताया कि उसमें से पार होने के लिए हाथी पर बैठकर जाना पड़ता था, इसलिए हाथीपाला का नाम पड़ा। फिर चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में रहा करता था। तो ये चंद्रभागा पुल और ये हाथीपाला का नाम आपने जाना कि किस तरीके से है। फिर इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियां कभी उसे हरा भरा गुलजार रखती थी, आज वे सड़े नालों में बदल दी गई हैं। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरल, ये सब नदियों के नाम बेटा, सबके यही हाल हो रहे हैं। और अब जो है इनमें उतना पानी नहीं होता, गंदा पानी होने लग गया है इसमें, क्योंकि वहाँ जो है फैक्ट्रियों का जो है पानी, आपने देखा ही होगा। हमारी यमुना, दिल्ली में देखो यमुना नदी का क्या हाल है। तो उसी तरीके से ये शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चौरल, ये सब नदियों का इस तरीके से हाल हो गया, क्योंकि उसमें जो है वैसा पानी नहीं आ रहा था और गंदे फैक्ट्रियों के नाले वगैरह उसमें पड़ रहे थे, तो वो सड़े नालों में तब्दील हो गई। तो बाकी के महीनों में बस्तियों के नालों का पानी ढोती हैं। ये सदा नीरा नदियां अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती, यानी कि पहले जो सदा नीरा नदियां हुआ करती थी, अब गंदे नालों में तब्दील होने के कारण मालवा के जब जरूरत पड़ती है पानी की, तो उसको पूरा नहीं कर सकती। इसलिए लेखक ने कहा कि मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। आगे देखिए, चौमासे में चलती हैं, बाकी के महीनों में बस्तियों के नालों का पानी ढोती हैं। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। इस साल मालवा में सामान्य बारिश 35 इंच से 5 ही इंच ज्यादा पानी गिरा है, और इतने में ही नदी, नाले, तालाब, बावड़ियां और कुएं चैतन्य हो गए हैं। चैतन्य यानी कि जिंदा हो गए हैं, जो कि मर गए थे।
मरना मतलब उनके अंदर पानी नहीं था और अब बारिश के होने के कारण उनके अंदर जीवन आ गया है, चैतन्य हो गए हैं। अपने पहले अखबार नई दुनिया की लाइब्रेरी में अब भी पानी के सन 1878 से रिकॉर्ड मौजूद हैं। 128 साल की यह जानकारी आंख खोलने के लिए काफी है कि इनमें एक ही साल था 1899 का, जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था। लोक में यही 56 का काल है। लेकिन राजस्थान के ठेठ मारवाड़ से तब भी लोग यहीं आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि यहीं पर उन्हें खाना पीना मिल सकता है, और कहते हैं कि तब भी खाने और पीने को काफी था। इन 128 सालों में एक ही साल अतिवृष्टि का था। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बारिश होना। सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा था। तब भी यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर और पिपलिया पाला टूट कर बहे नहीं थे। यानी कि इतनी ज्यादा बारिश होने पर भी यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर और पिपलिया पाला ये सब टूटे नहीं थे। आगे चलते हैं। 28 इंच से कम बारिश हो तो वह सूखे का साल होता है, लेकिन ऐसे साल ज्यादा नहीं है। 56 के काल में देश भर में हाय हाय मचाई हो, क्योंकि अकाल पड़ा था। लेकिन मालवा में लोग न प्यासे मरे न भूखे, क्योंकि उसके पहले के साल खूब पानी था, और बाद के साल में भी। अपने नदी नाले तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का समय या साल मजे में निकल जाता है। दुष्काल मतलब बुरा समय, तो वो आराम से निकल जाता है। लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह उजाड़ की अपसभ्यता है। तो लेखक जो है विकास की जो औद्योगिकरण यानी कि फैक्ट्री स्थापित हो रहे हैं लगातार और कारखाने हो रहे हैं, तो उनमें से उनके कितने दुष्प्रभाव हैं आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि उसमें से एक तो प्रदूषण कितना ज्यादा होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, और बहुत तरह के ध्वनि प्रदूषण भी होते हैं। तो इनसे फायदा कम होता है और नुकसान ज्यादा होता है। हमें साफ वायु नहीं मिल पाती, साफ पानी नहीं मिल पाता है। तो ये हमारी ये कैसी सभ्यता हो गई है? उजाड़ की अपसभ्यता। इसी औद्योगिक जिसको हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, लेखक उसको उजाड़ की अपसभ्यता कहता है। नई दुनिया की ही लाइब्रेरी में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ उजाड़ू सभ्यता की जो कतरने निकाल रखी हैं। अब एक नया शब्द जो है लेखक ने इसको दिया है, खाऊ उजाड़ू सभ्यता। तो उन्होंने कतरने निकाल रखी, उन्होंने लिखे हैं उसके बारे में। कतरने निकालना मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। वो बताने के लिए काफी है कि मालवा धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है, और क्यों यहाँ डग डग रोटी और पग पग नीर नहीं है, क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है। तो इतना ज्यादा परिवर्तन हो चुका है, तो ये हमारे लिए ही नुकसानदायक है। क्यों हमारी धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है? बेटा आजकल अखबारों में भी इस बारे में बहुत कुछ आ रहा है कि जो ग्लेशियर है हमारे, वो गर्मी के कारण जहां पर हमेशा 24 महीने बर्फ जमी रहती थी, वहां से जो है बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है ना। क्यों हमारे मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है? क्यों लद्दाख में बर्फ के बजाय पानी गिरा? और क्यों बाड़मेर में गांव डूब गए? जहां कभी पानी नहीं गिरता था वहां बारिश होने लगी, और जहां बारिश नहीं होती थी वहां पर, जहां बारिश होती थी वहां पर जो है सूखा पड़ने लगा है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्यों यूरोप और अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ रही है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा विकसित देश हैं, वहां पर सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां और सबसे ज्यादा मशीनीकरण वहीं पर हुआ है। अभी भारत तो विकासशील देश है, तो यहाँ पर तो इतना नहीं हुआ है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में हद से ज्यादा है। और वहीं की संस्कृति जो है हमारे भारतीय लोग जो है अपना रहे हैं, वहीं से आकर्षित होकर वहां पर जा भी रहे हैं, और यहाँ भी वही सब चीजें वो कर रहे हैं। क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। ये गैसें सबसे ज्यादा अमेरिका और फिर यूरोप के विकसित देशों से निकलती हैं। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है। वह नहीं मानता कि धरती के वातावरण के गर्म होने से सब गड़बड़ी हो रही है। अमेरिका की घोषणा है कि वह अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका क्या कहता है कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। लेकिन हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग पग नीर की डगडग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं? तो हम
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पाठ को आप लोगों ने भी दोबारा से पढ़ लेना है। मैंने पूरा पाठ आपको पढ़ करके समझा दिया है। फिर भी इसके बावजूद आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगी। अब इसमें आप प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। तो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था पाठ को समझाते हुए, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ इसका क्या अर्थ निकलेगा कि मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब वहां के जनजीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। अब धरती ज्यादा पानी को सोख नहीं पाती है। बरसात की झड़ी लगने से कई फसलों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो कई पर प्रतिकूल। अनुकूल प्रभाव मतलब अच्छा प्रभाव पड़ना और प्रतिकूल मतलब बुरा प्रभाव पड़ना। सोयाबीन की फसल गल जाती है जबकि गेहूं और चना अच्छा होता है। ज्यादा बरसात से सामान्य लोग उकता जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है। तो उसके कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले का जो औसत पानी हुआ करता था अब जो है कम हो गया है। तो किसके कारण कम हो गया है? औद्योगिक विकास के कारण हो गया है और वायु प्रदूषण के कारण हो गया है, वनस्पति विनाश के कारण हो गया है। वर्षा न होने का एक बड़ा कारण वनों पेड़ों का विनाश है, ये याद रखिएगा आप। तिजोरियां भरने के लिए वन साफ कर दिए जाते हैं, अपार्टमेंट बनाए जाते हैं उनकी जगह काट कर, या सड़कें बनाई जाती हैं, बाग बगीचों के पेड़ काट दिए गए हैं, हरियाली भूमि बंजर बना दी गई, धरती उजाड़ी। जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे बारिश अच्छी नहीं होगी। पेड़ पौधों का और बारिश का अपने एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंध है। तो वायु प्रदूषण तो आपको पता ही है, कारखानों के कारण जो है पर्यावरण में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बारिश पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। औद्योगिक विकास इसका मेन कारण है, मुख्य कारण इसका औद्योगिक विकास है कि आज के